देखिए सर, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आपका यही टॉपिक जो हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे ना, और साथ में एक केपलर के लॉ, प्लेनेटरी मोशन में ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। और साथ में फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, और उसके बाद ये केपलर लॉ क्या है इनको समझते हैं। और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है। उससे पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड को समझते हैं। सर, ग्रेविटेशनल फील्ड एक वर्ड आ रहा है ना उसमें, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है वो समझते हैं। पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि अगर कोई भी दो, देखिए यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो जो अट्रैक्शन है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। जो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स से, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्टिंग पार्टिकल के चारों ओर जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस्ड हुआ वो स्ट्रेंथ कहलाती है उसकी, ठीक है ना। क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ कहलाती है। अब यही चीज़ लिखी है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखी है। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यूनिट मास का पार्टिकल जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या था? जो ये चारों ओर, ये पार्टिकल के चारों ओर जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। वो क्या है? आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या चीज़ है वही बता रहा हूँ मैं आपको, इसको लिख के समझाता हूँ। द फोर्स एक्सपीरियंस, the force experienced by a unit mass placed at a point, in gravitational field, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक, उसी को आप क्या कह देंगे? उसकी स्ट्रेंथ कह देंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज इसको आप क्या कह देंगे? नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसको क्या कह देंगे आप? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो डिनोट कैसे करेंगे? यूनिट मास का पार्टिकल कितना, यूनिट मास का फोर्स, ये F/m, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी सर? ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी F/m हो जाएगी, F/n न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है। अभी क्वेश्चन इसी से बनेंगे। हाँ, अगर इसकी डायमेंशन कहोगे तो आप क्या निकल जाएगी? इसकी डायमेंशन निकल के आएगी LT-2, ठीक है। आप सॉल्व करके निकालेंगे तो LT-2 इसकी वो निकल जाएगी, आपकी क्या डायमेंशन निकल जाएगी। अब अगर आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स m मास का पार्टिकल r डिस्टेंस पे लगा हुआ है, तो उस पे लगने वाला फोर्स आप जानते हैं कितना होता है? G/m × m/r² ही होता था ना, ठीक है। G/m/r²। तो उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी? हमने कहा कि F/m होती है, F/m होती है, तो वो कितनी हो जाएगी? आप खुद ही देखिए, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। Gm/m से m कट जाएगा वो वाला, Gm/r², ये फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इतने सारे क्वेश्चन बन गए इसमें, ठीक। अब आता है अगला ग्रेविटेशनल, मैंने क्या लिखा है नीचे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल को हम यहाँ पे V से डिनोट कर देते हैं। तो V = होता है W/m, ये वर्क है, ठीक है, जूल पर किलोग्राम, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो वर्क ऑब्टेंड होगा ना, क्योंकि हम जब पोटेंशियल की बात करते हैं तो अभी आगे बताता हूँ मैं आपको, इन्फिनिटी से किसी पार्टिकल को किसी r डिस्टेंस पे लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है एक्चुअली, ठीक है। तो m मास के पार्टिकल को, तो इसलिए ये इसमें वर्क अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी होती है? निगेटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। वर्क जो होगा वहाँ पे तो ये निगेटिव, ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। वर्क ऐसा करना पड़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। तो और इसकी दूसरी चीज़, इसकी जो डायमेंशन निकल के आएगी
वो आएगी एल स्क्वायर टी माइनस टू। डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, जो हमारे मतलब का है उतना ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। कोई बॉडी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में रखिए आपका, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो वर्क करना पड़ रहा है आपको, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। बॉडी एक्सपीरियंस करेगी ना अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो बॉडी आउटसाइड अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर रखी हुई है, फील्ड को आपको उसको वापस लाना पड़ रहा है, ठीक है। वर्क बॉडी को जब आर डिस्टेंस पे लाना पड़ रहा है, वो उसका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, V = W/m। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट मास के कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, ठीक है। अगला टर्मिनोलॉजी यही होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। ये एक ओ मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, यहाँ पे m मास का एक पार्टिकल रखा हुआ है, m मास का, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे दो पोजीशन है, ये पोजीशन है A आपकी, ये पोजीशन है आपकी B, ठीक है। O से लेके ये O पोजीशन ले रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस आपने ले ली R, ठीक है। और ये वाली जो आपस में नज़दीक रखे हुए हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, dr हो जाएगी। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, dr हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट मास m सिचुएटेड एट O, m मास का एक पॉइंट मास m है जो कि O पॉइंट पे सिचुएटेड है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, A कोई पॉइंट है ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है। A कोई पॉइंट है m मास का पार्टिकल से कितनी दूरी पे है, r डिस्टेंस पे, ठीक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल A पॉइंट पे हमें डिटरमाइन करना है, ठीक। यूनिट मास को हम क्या करते हैं, यूनिट मास आपका कहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, A पॉइंट पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिंग ड्यू टू m के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, G अभी बता रखा है Gm/r², ठीक है। क्योंकि कितने यूनिट मास कहाँ पे रखा हुआ है, इतने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक। टूवर्ड कहाँ की ओर लगेगा, वो O की ओर लगेगा, ठीक है, O की ओर लगेगा। अब यूनिट मास को हम मूव कराते हैं A से B में, A से B में अगर यूनिट मास को हम मूव कराते हैं, तो जो वर्क डन होगा स्मॉल, क्योंकि वो डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल dr है, तो वर्क डन जो dw होगा F डॉट जो फोर्स लग रहा है गुना dr डिस्टेंस पे आपने लगाया, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, F डॉट dr वही वर्क डन कितना है, G जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ना, Gm/r², फोर्स ये है इनटू dr डिस्टेंस पे, ठीक हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब मुझे क्या करना है, वर्क डन इन्फिनिटी से कहाँ तक, वो जो आप A से B तक पहुँचा रहे हैं। अब मैं A से B ले रहा हूँ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वो निगेटिव वर्क डन आ जाता है। R टू इन्फिनिटी, हम बात करते हैं R टू इन्फिनिटी, वर्क डन टेकिंग यूनिट मास A टू इन्फिनिटी। A से A कितनी दूरी पे है, O से R दूरी पे है, A से इन्फिनिटी तक जाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, Gm/r² इंटू कितना होगा सर, dr होगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, r² का -1/r आता है ना, Gm तो ऐसे ही रहा, इंटीग्रेशन करोगे 1/r² का तो -1/r, और जब आप इसको r टू इन्फिनिटी लिमिट लगाओगे तो कितना आएगा, अपर लिमिट तो 0 होगी, लोअर लिमिट माने +1/r, तो कितना आया ये Gm/r। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ये Gm/r जो टोटल वर्क डन आया, ये तो इंटीग्रेट जब मैं करूँगा ना तो ये dw में भी इंटीग्रेशन होगा, तो टोटल वर्क डन आया इतना। अब सर हमने कहा कि A से लेके इन्फिनिटी तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो पोटेंशियल होता है इन्फिनिटी से A तक लाने में वो जो वर्क डन किया जाता है, तो वो होगा कितना, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए पोटेंशियल कितना हो गया, V = नेगेटिव ऑफ Gm/r। दिस इज पोटेंशियल। यहाँ पे हमने क्या निकाला था, Gm/r², ये W जो था आपका, ये V जो था W/m लिखा था ना, उसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने पोटेंशियल एक यूनिट मास के कारण पोटेंशियल कितना हुआ वो सारी चीज़ निकाली, ये यूनिट मास के कारण ही तो था। अब टोटल वर्क डन निकाला तो टोटल पोटेंशियल आपको मिल गया V = -Gm/r, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। वो कितना होता है उस पर हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, सीधे मैं बताता हूँ आपको। U से डिनोट करेंगे उसको, उसकी वैल्यू होगी -G
कैपिटल M इंटू एम अपॉन आर के बराबर हो जाएगी। ये भी क्या होगी, निगेटिव भी होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ सर, इसकी बात कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगला हमने वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स। इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स, जैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ किस पे डिपेंड करते थे, अगर आपको याद आ रहा है तो इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने कौन कौन से होते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब यहाँ पे हमने इनवर्स स्क्वायर फोर्स लिखा है, ठीक। तो वो होता क्या है, एफ जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के डेफिनेशन में ही लिखा है। तो जब आप एफ की बात करेंगे तो एफ बराबर एक कांस्टेंट लगाएंगे k/r², और यूनिट डायरेक्शन में वेक्टर उसकी डायरेक्शन, ये आर कैप जो है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये इनवर्स स्क्वायर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। के क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कहने का मतलब है, ठीक है। वेयर के इज कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन, इस के की वैल्यू जो डिपेंड करेगी आपको जो इंटरेक्शन इन्वॉल्व्ड है उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल m1 एंड m2 क्या होता है, ठीक है। तो उस केस में अगर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, g इंटू m1 m2, दो पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की बात करेंगे तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो दो चार्ज के बीच में होता है वो Q1 Q2, आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे Q1, Q2। क्लियर है बात। तो सर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है ये चीज़ें हैं, देखो केपलर के लॉ है प्लेनेटरी मोशन में क्या है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है वो भी अभी बता रहा हूँ मैं आपको। तो केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है ना, एवरी प्लेनेट मूव अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। हर प्लेनेट सन के अराउंड जो मूव करता है उसका जो ऑर्बिट होता है ये इलिप्स के प्रकार का होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन वन, सूर्य फोकस पे होता है। जैसे ये इलिप्टिकल मोशन है, यहाँ पे सन होगा, ठीक है। तो चारों ओर ये आपके क्या करते हैं, ये प्लेनेट मूव करता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ ये वाला है, देखिए लॉ ऑफ एरिया कहता है रेडियस वेक्टर द लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लेनेट स्वीप इक्वल एरिया। मतलब क्या हुआ, ये वाला आप ये एरिया निकाल लें, टाइम जो लिया है यहाँ से यहाँ जाने में, अगर टाइम इतना ही यहाँ से ये वाला एरिया आप निकालना चाहते हैं, अगर टाइम इक्वल है तो जो ये एरिया स्वेप्ड है, वो जो एरिया बना हुआ है इसको मैं A1 कह देता हूँ, इसको A2 कह देता हूँ। तो ये A1 A2 बराबर आएगा। देखिए ये कह रहा है द रेडियस वेक्टर दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लेनेट स्वेप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इक्वल टाइम में जो एरिया स्वेप्ड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे आप इसका एरिया निकालो, टाइम इक्वल होना चाहिए ना। यहाँ से ये पोजीशन ए थी, ए से बी तक पहुँच रहा है प्लेनेट, ये सन है, हाँ। तो जो ये एरिया स्वेप्ड है ये वाला, इतना ही टाइम अगर वो सी से डी पोजीशन में पहुँचने में लगाता है तो ये जो एरिया होगा सर इक्वल होगा। ये कहता है केपलर का सेकेंड लॉ। अब थर्ड लॉ की अगर हम बात करें, थर्ड लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। मतलब टी स्क्वायर बराबर के ए क्यूब। मतलब क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जो रिवोल्यूशन का पीरियड है प्लेनेट का अराउंड सन, वो किसके, ये जो हम इलिप्स की बात करते थे ना सर, इलिप्स ये है, तो इस इलिप्स में ये मेजर एक्सेस होती है, ये माइनर एक्सेस होती है। इस ए डैश को मैं मेजर एक्सेस कहता हूँ। मेजर एक्सेस की जो लेंथ होती है, मेजर एक्सेस की जो लेंथ होती है ए डैश, वो 2a के बराबर होती है। तो ये वाली डिस्टेंस a हो जाएगी, और माइनर एक्सेस से कोई मतलब नहीं, वो 2b होती। तो ये कहता है ना, तो जो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो t का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है a के क्यूब के। a क्या है जहाँ पे, सेमी मेजर एक्सेस है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सेस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका जो सेमी मेजर एक्सेस है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। केपलर लॉ डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है आपका। ये आपका केपलर लॉ हो गया। ठीक है, ये केपलर के 3 लॉ हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप से बन सकते हैं। ठीक है, एक टॉपिक और है वो सैटेलाइट वाला, उस टॉपिक को इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे
कि सैटेलाइट का मोशन कैसा है, नेचुरल सैटेलाइट क्या है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी भी मैंने आपको नहीं पढ़ा रखी अभी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी भी हम उसके बाद ही देखेंगे। ठीक है सर। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं एक एक करके, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये हैं हमारे क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी जो मैंने समझाया था आपको उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पहली बात देखिए, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट कितनी है बताइए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट अभी बताई थी, जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कितनी आ रही थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डायमेंशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डायमेंशन L²T-2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखा है यहाँ पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट कितनी है देख लो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट की मैं बात करता हूँ तो हमने अभी तो डिस्कस की थी। देखिए ये यूनिट किसकी है, फील्ड स्ट्रेंथ की है, Lt-2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नीचे पढ़ा हमने, जब इसकी यूनिट निकाली क्या लिखा है देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट लिखी थी ये L²T-2। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट कितनी है, L²T-2 है। ठीक है सर, L²T-2 इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब बात करते हैं अगला। देखिए अगला क्या कह रहा है ये, अगला न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इज इन न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ एफ इज इक्वल टू, एफ किसके बराबर आएगा, एफ की अगर हम बात करें तो एफ किसके बराबर आएगा बताइए, G मास ऑफ अर्थ, M/r²। अर्थ का रेडियस है ये, कैपिटल M का मतलब मास ऑफ अर्थ है और RE का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, जबकि स्ट्रेंथ कैसी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। स्ट्रेंथ के बारे में अभी तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कह रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो आपने पढ़ी थी वो कैसी क्वांटिटी थी, वो वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक है सर, ऐसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने पोटेंशियल की नीचे क्वांटिटी के बारे में नहीं बोला था, बता दे रहा हूँ, स्केलर होती है। जबकि स्ट्रेंथ कैसी क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ कैसी, अगर स्ट्रेंथ लिखा होता पोटेंशियल की जगह पे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान दो, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। जबकि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, वो है आपके पास स्केलर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल ये वाला तो हो गया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिट मास, पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी बताया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने निकाला था, कितना आ रहा था, कितना आ रहा था वो, -Gm/r के बराबर। अभी तो निकाला था, कैसे निकालते हैं वो भी बताया था। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सीधे मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी क्या होगी आपकी, निगेटिव भी होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है सर, -Gmm/r²। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में क्या किस अभी बताया था ना, इस इनवर्स स्क्वायर फोर्सेज होते हैं वो। इन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताइए, 1/f इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स स्क्वायर फोर्सेज का आता ना, इस तरीके का प्रोपोर्शनल होगा। अब आप देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ की बात कर रहा है, केपलर के सेकेंड लॉ की बात कर रहा है। केपलर सेकेंड लॉ किसके बारे में बताता है, अगर मैं केपलर के सेकेंड लॉ की बात करता हूँ तो किसके बारे में बताता है वो, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। कह रहा है ये इलिप्टिकल पाथ में कोई और सन के चारों ओर, कोई ये सन है यहाँ पे फोकस पे, ठीक है, इसके चारों ओर कोई अगर आपका प्लेनेट मूव कर रहा है तो यूनिट टाइम में टाइम जो है ये ए से बी तक पहुँचने में यहाँ भी उतना ही टाइम लगता है, तो ये एरियल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो वो एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यही बोलता है आपका केपलर का लॉ, एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड लॉ अभी बताया था, T² इज प्रोपोर्शनल टू A³ क्या होता है, ये इलिप्स है, इस इलिप्स में
ए का मतलब हुआ ये सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है, ठीक है। तो केपलर थर्ड लॉ क्या स्टेट करता है सर, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। अब ये देखिए, व्हाट रिमेन कांस्टेंट फील्ड ऑफ कंट्रोल फोर्स, तो उसमें क्या चीज़ आपका व्हाट रिमेन कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रहेगा इसमें, आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब ये मिसाइल के बारे में हम कर चुके हैं, मिसाइल लॉन्च नहीं किया तो अगले लेक्चर में करेंगे इसको। ये मिसाइल लॉन्च विथ वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी से लेस देन वेलोसिटी में अगर उसको लॉन्च कर रहे हो तो जो उस केस में टोटल एनर्जी होगी, उसकी टोटल एनर्जी जो आएगी सर वो क्या आती है, टोटल एनर्जी उस केस में निगेटिव होती है, ये बात ध्यान रहे आपको, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एक्चुअली ये जो ये लिखा है ना क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट नियर टू अर्थ के नज़दीक टाइम पीरियड एक्चुअली 84 मिनट होता है, तो इसके अराउंड में यहाँ पे क्या लिखा है 84.6 मिनट, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी के बारे में मैं इससे पहले बता चुका हूँ आपको, एस्केप वेलोसिटी इससे पहले लेक्चर में हमने प्रूव करके भी निकाली थी। एस्केप वेलोसिटी आती कितनी है, √2gr, एस्केप वेलोसिटी कितनी आती है, √2gr। और अगला है इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स, अभी निकालते समय मैंने बताया था कि उसकी डायरेक्शन से भी डिनोट होता है, FR तो फोर्स लगेगा और R कैप किसको डिनोट करता है, ये यूनिट वेक्टर को, तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स कितनी हो जाएगी, FR ऑफ R कैप, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे किससे रिलेटेड, केपलर लॉ और इससे रिलेटेड, बाकी हम ग्रेविटेशनल टॉपिक को लगभग कर चुके हैं और कुछ चीज़ें बची हैं, उसके बाद उनको भी हम कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है इसमें से, इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इनको आप तैयार कर लीजिए।